नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनके साथ जो उनके मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरे शामिल होंगे, इस बार एक बड़ा बदलाव उसमें किया गया है। पिछले 2 टर्म में हमने देखा है और हमेशा जब भी कभी किसी सरकार का गठन होता है तो मंत्रियों को उनके जाति के आधार पर वहां चयन किया जाता है। यह सोचा जाता है कि ये अपनी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसके कारण से वो जातियों को पार्टी के लिए वोट कराने के लिए, प्रेरित करने के लिए लाभदायक होंगे और इसलिए जातीय समीकरण देखे जाते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक जमीनी हकीकत का वास्ता पड़ा है, उससे यह साफ हो गया कि कितने ही बड़े जाति के चेहरों को आप मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, कितने ही बड़े संगठन के पद दे दीजिए, जो जातियां हैं वो किसी नेता के पीछे ना जाकर मुद्दों पर वोट करती हैं और वो भी स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। राष्ट्रीय नीति, सरकार के काम, उसके आधार पर वोट होती है और इसीलिए ये इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, हालांकि वहां से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, लेकिन फिर भी इतने बड़े प्रदेश को केवल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो केवल एक मंत्री दिया जा रहा है और वो भी राजनाथ सिंह, जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है। उनको काटने का कोई अर्थ नहीं उठता, उनका नाम कट नहीं सकता और इसीलिए उनको चेहरा बनाया जा रहा है। ये बता रहा है कि वो राजपूत उससे आते हैं, कम्युनिटी से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दिया जा रहा है। ये उनके चेहरे पर, उनके एक्सपीरियंस पर ये उनको शामिल किया जा रहा है। नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी परफॉर्मेंस पिछली सरकार में भी जो रही है, मोदी जी का पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 उसमें कंटिन्यू रहेंगे। वहीं आपको यह बता दूं कि जो सहयोगी संगठन है उनकी वजह से यह पहली बार होगा कि बिहार राज्य उसको 10 केंद्रीय मंत्री मिलने जा रहे हैं। अब आप समझ लें कि गठबंधन के नेता हैं, पार्टियां इतनी हैं, हम पार्टी हो गई, उसके एक हो गए और जेडीयू के एक हो गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना एक हो गया और इस तरह से वो जो संख्या है, एक राज्य में सबसे अधिक अगर कोई संख्या है तो वो बिहार से आने वाले मंत्रियों की होगी। इसी तरह आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में नए नाम शामिल किए गए हैं उसमें सीआर पाटिल एक नया चेहरा होंगे। उनको कहा जाता है गुजरात के अंदर कि भाई जिस तर्ज पर कभी अमित शाह काम किया करते थे उस तरह पर सीआर पाटिल काम करते हैं। तेज तर्रार और कम उम्र के नेता हैं। अब आप अंदाजा उसी से लगाइए कि इस बार वो 7.73 लाख वोटों से जीते हैं, यानी लगभग मान लीजिए 7.25 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और इसी तरह आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनके बारे में चर्चा थी, पहले से चर्चा थी, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी साथ साथ दी जा सकती है। पार्टी के अध्यक्ष की बात चल रही थी, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो इसका मतलब अब पार्टी का अध्यक्ष पद किसी अन्य को दिया जा सकता है। इसकी संभावना अब इसी के साथ खत्म हो गई कि पार्टी का अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है। बात करें अगर बाकी लोगों की तो पुराने ही नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ नाम इसमें ऐसे भी हैं जो राज्यवार, जैसा मैंने कहा, जाति छोड़कर राज्यों के प्रतिनिधित्व, यहां इस बार पैटर्न रखा गया है। हर राज्य का लगभग प्रतिनिधित्व मिले, जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करना है या जहां उनको अभी पैठ बनानी है, उन राज्यों के प्रतिनिधित्व को हार होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसमें एक नाम पंजाब से है। पंजाब में आपको बता दूं नवरीत सिंह बिट्टू, वो चुनाव जीते नहीं लेकिन उनको फिर भी मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि जो पंजाब है वह भारतीय जनता पार्टी अभी भी वोट शेयर बढ़ने के बावजूद जीत हासिल नहीं कर पाई, जिसके वजह से वहां से एक भी सांसद उनको नहीं मिला। इसी तरह आपको बता दूं अन्नामलाई हारे, लेकिन एक बड़े ईमानदार कर्मठ आईपीएस अधिकारी हैं और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आधार बनाया है, वो अपने राज्य में बहुत बड़ा एक उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में वहां सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनाएगी, ये पूरा विश्वास है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अन्नामलाई एक बहुत चमत्कारिक चेहरा है, बहुत परिश्रमी है, युवा है, ईमानदार है, उनको शामिल किया गया है। तो इसी तरह से मनोहर लाल खट्टर, जिनको आप अभी तक ये कह रहे थे कि साहब मोदी जी ने उनकी बहुत तारीफ की मंच से और 2 दिन बाद उनको हटा दिया, लेकिन मोदी जी ने पहले से ही ये सोच के रखा था, क्योंकि उनको बहुत विश्वास पात्र हैं और मोदी जी उनके साथ जब संगठन का काम करते थे तब से उनके साथ रहे हैं, प्रचारक हैं संघ के
और उस विचारधारा के हैं कि पूर्णकालिक उन्होंने अपना समय दे रखा है। तो जैसा योगी आदित्यनाथ का जीवन है, जैसे मोदी जी का जीवन है, ऐसे ही खट्टर जी का जीवन है। और इसलिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो चेहरे हैं उनमें से एक मनोहर लाल खट्टर हैं मोदी जी के लिए। जैसा कह दिया जाएगा वैसा करेंगे, जितना कहा जाएगा उतना करेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा करेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि मनोहर लाल खट्टर पूरी ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। तो ये कुछ चेहरे हैं, बाकी तो पुराने चेहरे हैं। उसी में अब आप देखेंगे कि जो नए चेहरों पे बात हो रही थी, जिस तरह से मैंने कहा दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा पहली बार जीत कर आए, पहली बार में ही मंत्रालय दिया जा रहा है। जबकि यहां चर्चा चल रही थी मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी सीनियर हैं और इसके पहले 2 बार जीत चुके हैं। उनको लग रहा था भाई इस बार तो मंत्रालय का नंबर आएगा ही। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मूल रूप से वो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में पहले से ही ये हो गया कि वहां जो है पहले तो 4 मंत्री थे, अभी 10 बनने जा रहे हैं और वो सहयोगी गठबंधन की वजह से है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के बहुत नेता हो गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर जो है मनोज तिवारी को भी संगठन ठीक से चुनाव नहीं लड़वाता तो वो कन्हैया कुमार से जीतते नहीं, इस तरह की जमीनी रिपोर्ट है। यानी कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी वाला टोन, कहीं ना कहीं वो उसमें कार्यकर्ताओं से पूरा जमीनी स्तर पर ना मिली भगत होना, मिलना जुलना, कुछ दूरी बनाए रखना, वो चीज़ें सब हुई है। खैर उस वजह से उनका वो नेगेटिव पॉइंट भी रहा है, देखा गया संगठन में किस तरह से चुनाव लड़वाया, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी ये मंत्रिमंडल शपथ जो ले रहा है इसके बाद विस्तार भी किया जाएगा और मुझे लगता है कि इस विस्तार में आगे कौन और शामिल किए जाएंगे, पहले उनको देखा जाएगा सांसद के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं। अभी बाकी संगठन जो हैं उनको एनडीए में जोड़ने की कवायद चल ही रही है और उनके आने के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, उनके लिए जगह करी जाएंगी। और इसलिए यह उम्मीद रखी जा रही है कि यह अभी मंत्रिमंडल का जो गठन है ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको देखने को मिल सकता है। संख्या की बात करें तो संख्या जो है कुल सांसदों की संख्या का 15% जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 543 की जो लोकसभा है उसमें 80 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए अब 80 की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल हो जाता है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 58 मंत्री मोदी कैबिनेट में थे। तो इस हिसाब से मान ही लीजिए कि इस बार भी 50 से ऊपर तो रह ही सकते हैं। और अभी जो चल रही है बातें, अभी जैसा ही गठन होगा इसके बाद आप देखेंगे कि जो इंडी गठबंधन है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि उनके कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि भाई 5 साल विपक्ष में बैठने के बजाय सरकार में आकर के शक्ति के साथ देश हित का काम भी करेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा। तो कई संपर्क में है। अब ये क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह को आप बहुत लंबा नहीं टाल सकते, ये तो मोदी जी हैं कि उन्होंने 4 दिन का, अब आप सोच लीजिए 9 तारीख है और 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 दिन बीच में गैप रखा। आमतौर पे अपने सांसदों को, विधायकों को लोग होटलों में रख लेते हैं कि भाई कोई तोड़ ना ले, कोई ले ना जाए, और इस तरह की अफवाह भी फैलाई गई विपक्षी पार्टियों के द्वारा। खासतौर पर टीएमसी ने तो पहले ही दिन कह दिया भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। भाई ऐसा कौन मूर्ख होगा कि सरकार बनती दिख रही है मोदी की और वो जाएगा विपक्ष में। तो पिछली बार ऐसा हुआ है, 19 में हमने देखा कि कई वहाँ हमले हुए, लोगों को डराया गया और उसके कारण से कुछ सांसद छोड़कर वापस गए। लेकिन इस बार ये होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में अब उल्टा होने वाला है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद घिरी हुई हैं और जैसा मेरे पास जानकारी है कि वहीं उन्हीं के लोग अब विद्रोह करने वाले हैं और वहाँ 2 टुकड़े होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में मोदी की कैबिनेट में जहाँ पुराने चेहरे जिन्होंने पहले से काम किया है उन पर विश्वास जताया गया है एक बार और इसमें यह तो पक्का रहता ही है भाई आदमी का अनुभव है, मोदी जी के साथ काम करने का तरीका उसको भी पता है जो मंत्री रहा, और मोदी जी को भी उस बंदे के बारे में पता है कि ये मंत्रिमंडल में रहने के बाद कैसा काम करेगा। जहां ये चीज़ें देखने को मिली, मैंने आपको अन्नामलाई का नाम लिया, मैंने बिट्टू का नाम लिया जो रमनीत सिंह बिट्टू पंजाब से हैं, वहीं एक चर्चित चेहरा और सीनियर लीडर भी हो गई हैं अब तो वो स्मृति ईरानी, उनके बारे में कहा जा रहा था बेशक हार गई हैं लेकिन उनको तो मंत्री जरूर बनाया जाएगा, उनका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि उनको अभी या तो राज्यसभा से भेजा जा सकता है वरना संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर संगठन के काम में भी लगाया जा सकता है।
क्या जिम्मेदारी होगी, आगे उनका क्या भविष्य होगा, वो तो दूर की बात है, अभी देखने की बात है। लेकिन फिलहाल जो ये नाम फाइनल हुए हैं, इसमें एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्टों से सीख लेते हुए अब ये तय कर लिया कि जातियों के बड़े चेहरे को शामिल करके उनको आगे अगवा मानकर उनके पीछे चलने के बजाय हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो, राज्य में एक अपनी तरह का चेहरा हो, उस चेहरे पर मेहनत हो। तो सुकांत मजूमदार, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरह से उन्होंने, सुकांत मजूमदार ने संगठन खड़ा किया, उनकी तारीफ है कि किस तरह से युवाओं को उन्होंने जोड़ा, किस तरह से अपनी टीम खड़ी की। बेशक सीटें उतनी नहीं आई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में काम बहुत जोरदार हुआ है। तो सुकांत मजूमदार एक चेहरा है, अन्नामलाई एक चेहरा है, और इसी तरह के चेहरों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसी में नवनीत बिट्टू भी हैं, जिन्होंने पंजाब में बेहतरीन काम किया है। रिजल्ट क्या होगा सीटों का, वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो रिजल्ट भी आएगा। हालात अभी उस तरह के नहीं थे इस मोदी के चुनाव में, जहां ये राजनीतिक दल 28 संगठन इंडिया गठबंधन में इकट्ठा होकर मोदी को हराने में लगे थे। अब तो ये भी चीजें खुलकर आ रही हैं कि उसमें चीन जैसी महाशक्ति पीछे लगी थी, अमेरिका की एजेंसियां पीछे लगी थी, यूट्यूब और एक्स पोस्ट जो हैं, ये सब लोग भी उसमें जो कर्मचारी थे, षड्यंत्र के तहत वो पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को विदेशों से फंडिंग इस बात के लिए आई कि वो हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी से काट कर अलग करे और जातियों में, लोगों में विद्वेष पैदा करे। यानी कई बड़ी बड़ी शक्तियां मोदी के विरुद्ध काम कर रही थी। उसके बावजूद भी मोदी जी सरकार बनाने में सफल रहे, ये बहुत बड़ी सफलता है। आगे आने वाले समय में ये चीजें बदलेंगी, लोगों को समझ में भी आएगा कि वो कहां ठगे गए, क्यों उन्होंने दूसरी पार्टियों को वोट दिया। कुछ चीजें तो खुलकर आ रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने गली गली घूमकर ये वादे किए कि अगर आप कांग्रेस को चुनाव में वोट देंगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, 8,500 मिलेंगे। महिलाओं की लंबी लंबी लाइन कई शहरों में देखी गई हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को समझ में आएगा तो ये हालात बदलेंगे। हालांकि अब तो चुनाव है नहीं, 5 साल के लिए सरकार का गठन हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो इंडी गठबंधन के अलायंस हैं वो जरूर टूट करके एनडीए का हिस्सा बनने के लिए लालायित हैं। अगले आने वाले दिनों में ये बड़ा बदलाव आप देखेंगे और मोदी का जो संख्या बल है वो 350 को छुएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।